चलिए मंगलाचरण द्वारा आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को हम जो कि असंधियों के अब एकदम मध्य में पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी कुछ संधियां बची हैं, तो इसलिए यह आपको एक प्रत्यास्मरण दिला रहे हैं कि हमने असंधि के विषय में शुरुआत में कुछ बातें की थी, जिसमें हमने दो संधियों को दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक इस प्रकार की असंधि में संधियां हैं जो कि एक के स्थान पर एक ही आदेश होता है, पूर्वस्य स्थाने एव विधीयते एकैव आदेशः। तो इस प्रकार की संधि है। दूसरी कुछ इस प्रकार की संधियों को हम पढ़े थे, जो दो के स्थान पर एक वर्ण बैठता है, वो सभी की सभी संधियां आपके यह इस साइड में है। ठीक है, तो अब बस यही आपको बताया जा रहा है कि आपने गुण संधि पढ़ ली, उसमें से वृद्धि पढ़ ली है और सवर्ण दीर्घ को बता दिया पहले। अब इसमें पररूप संधि की बारी है, तो इस 5वें नंबर की जो पररूप संधि है हम इसको पढ़ रहे हैं क्रमशः। तो चलिए अब इसके बारे में आगे अगली स्लाइडों में हम देखते हैं क्या है। तो अब हम आज से पररूप संधि का आरंभ कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुख्य संधियां अब हो चुकी हैं, अब जो भी संधि है वो बाध्य बाधक के रूप में है, तो हम पररूप संधि का प्रारंभ करते हैं। सबसे उसमें पहला सूत्र है आपका ये एंगि पररूपम। ठीक है ना? हाँ, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो इस सूत्र का अर्थ है अवर्णादुपसर्गात् एंगादौ धातौ पररूप में का आदेश स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग से आदुपसर्गात दिया ना इसमें, आदुपसर्गात, तो आदुपसर्गात का क्या अर्थ होगा? अवर्णांतात उपसर्गात। हमने इसको इसके अर्थ को यहाँ डायग्राम में एक बार फिर दिखाने की कोशिश की है आपको, क्योंकि आपको उपसर्ग संज्ञा क्या होती है ये हम बता चुके हैं। ठीक है, हाँ, कि उपसर्ग कौन कौन कहे जाते हैं, और जो आपको वो जो 22 उपसर्ग आपको बताए हैं कि उनकी उपसर्ग संज्ञा वैसे तो है, तो वो प्रादि, उनको यदि किसी क्रिया का योग नहीं होगा तब तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रादि। तब तो उनका नाम हमें प्रादि कहना है। और जब वो किसी क्रिया के साथ युक्त होते हैं तब उस कंडीशन में वो उपसर्ग बनते हैं, तब उनकी उपसर्ग संज्ञा कही जाती है। यह इसमें ये विशेषता है। तो अब उपसर्ग संज्ञा का प्रयोजन आपको उपसर्गादृत धातु में बताया था, उपसर्ग संज्ञा का यहाँ पर भी प्रयोजन है पररूप संधि में। अच्छा, और धातु संज्ञा का प्रयोजन जो भूवादेव धातु से धातु संज्ञा होती है उसका प्रयोजन जैसे आपने उपसर्गादृत धातु में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका प्रयोजन है। ठीक है, तो आप अब उन दोनों प्रकार की संज्ञाओं को समझने के बाद यहाँ पर भी अब ये समझ रहे होंगे कि उन दोनों प्रकार की संज्ञाओं का, चाहे वो उपसर्ग संज्ञा हो चाहे धातु संज्ञा हो, दोनों जगह प्रयोजन है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो दिया है ना आदुपसर्गात, आदुपसर्गात का ही अर्थ किया है हमने अवर्णांत उपसर्गात, ऐसा कर दीजिएगा। क्या परे होना चाहिए, पर में क्या होना चाहिए? तो हमने यहाँ पर तो लिखा है एंगादौ धातु। धातु मतलब धातु हो, जो धातु संज्ञक है, तो धातु संज्ञा तो बहुतों की है,
ठीक है ना, क्योंकि जो क्रियावाचक है और भू आदि गणों में जो पठित हैं वो सभी के सभी धातु हैं। तो यहाँ पर वो धातु कैसा होना चाहिए, एंग आदि होना चाहिए वह धातु, ये विशेषता है। तो एंग आदि धातु हो तो क्या हो जाता है, पररूप में एकादेश, पररूप एकादेश हो जाता है, अर्थात पूर्व के स्थान पर एंड पर दोनों के स्थान पर, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग होगा तो उस आ के स्थान पर, और एंगादि धातु, एंगादि धातु क्या है जी, एंग प्रत्याहार है, भूलिए ना, एंग प्रत्याहार है जिसमें कितने वर्ण आते हैं, अंकित मालूम है, दो आते हैं ना, अरे इतने नहीं आते, दो ही आते हैं, एंग का मतलब, ठीक है ना। तो बस धातु में दो चीज होनी चाहिए, ए अथवा ओ। तो ऐसी धातु हो, कैसी, एंग आदि धातु। इसलिए मित्रों आप उदाहरणों में देख रहे होंगे, एजते में ए और ओशति में ओ देख रहे होंगे, दो ही, क्योंकि एंग में दो ही आते हैं, तो दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अवर्णांत उपसर्ग है क्या, चलो अब आओ इसको घटाते हैं प्रयोग में। अवर्णांत उपसर्ग है क्या है, प्र अवर्णांत उपसर्ग है, प्र के बाद में क्या है, अ। अच्छा, और इधर भी क्या है, अवर्णांत उपसर्ग है, उप ओसति, यस, यहाँ पर भी अवर्णांत उपसर्ग है, उप में आ है ना, अवर्णांत उपसर्ग। जी फोन बंद कर लीजिए, रेखा जी माइक्रोफोन। अच्छा 1 मिनट, इनको म्यूट किया जाए, कर लिया क्या अभी, 1 सेकेंड। जी गुरुजी कर लिया। हाँ चलो, हमने कर दिया आप सबको। दरअसल क्या है मित्रों, मैं आपसे बहुत गहरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप खुद पढ़िए, अपने मोबाइल को मत पढ़ाइए प्लीज। आपको खुद पढ़ना है, सीखना है, इस आधे पौने घंटे में बस ये करना है हमें, ये 30 मिनट के लिए हमने आपको खुद पढ़ना है, मोबाइल को नहीं पढ़ाना। कि आपने, आपका ये नहीं है कि मोबाइल रख दिया, अपन कुछ भी करते रहे, घूमते लेटते खाते पीते नाते नाचते गाते, ये सब होता रहेगा। तो बस यही है, आपसे विनती है कि आप खुद पढ़ें, मोबाइल को न पढ़ाएं, तो बहुत ज्ञानी है। तो मोबाइल को ऑन न करके छोड़ें, क्लास में है तो पूर्ण रूप से इसमें उपस्थित बना दीजिए मेरे को भैया, हाँ को होस्ट बना दीजिए, मेरे नेटवर्क खराब है। आप बीच में लेफ्ट कर जाते हो, आपको बनाया था हमने। नेटवर्क खराब था इसलिए 2-3 बार हो गया हूँ, बारिश ज्यादा है। अब एक व्यक्ति और हमें आप में से चयन करना पड़ेगा। सुमित जी भी रोजाना उपस्थित होते ही हैं, और सुमित जी को अब हम किया करेंगे इसमें साथ में को होस्ट। जब और सुमित जी आज आपको भी को होस्ट हम बना रहे हैं। जी सर जी। आप मेरे कुछ रखिए, जिसका भी माइक खुले उसका बंद करना है, और लोगों से अनुरोध करना है कि आपके ऐसा करने से दूसरे साथियों को परेशानी होती है। तो आप पढ़ाइए, मैं फोर्स म्यूट कर देता हूँ, आप पढ़ाइए। हाँ चलिए, हो गया। आपको अनम्यूट नहीं कर पाएगा, हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं, अब हाथ उठा सकते हैं, आप पढ़ाइए। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रेजते और ये उपोसति दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। अवर्णांत उपसर्ग है प्र और इधर है उप, तो अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु है। एंगादि धातु क्या है, ए जते। मित्रों ये ए जते धातु है ना, तो एंगादि धातु है ए जते। कुछ लोग कहते हैं कि एजरी कंपनी है, कुछ कहते हैं नहीं, एजरी वृद्धौ धातु है इसमें। तो खैर आपको जो सैद्धांतिक है वही स्वीकार करना है। तो यहाँ पर धातु है, बस इतना ही बताने का प्रयोजन है। एंगादि धातु है तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह। ओसती में क्या है, ओश नाम की कोई धातु है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों जगह पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, पररूप होगा। तो जैसे देखो, प्र में पूर्व में है अ और पर में है ए, ठीक है, ए जते का ए। तो इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा पर रूप। पर रूप का मतलब है, पर रूप का मतलब क्या है, देखो पर रूप का मतलब है पर में जो हो वैसा रूप बन जाना। अच्छा, तो पर में क्या हो सकता है जी,
तो अवर्णांत तो उपसर्ग अर्थात अ तो पूर्व में रहेगा, और पर में अब क्या बचेंगे, पर में दो ही चीज बचेंगे, ए और ओ। तो पर रूप हो जाने का मतलब इस संधि में यह होगा, पर में यदि ए है तो दोनों वर्णों का मिलकर के ए जैसा रूप हो जाना। जैसे यहां देखिए अ और ए दोनों मिलके ए ही बन गए, ए बन गया है। और यदि पर में ओ है, जैसे ओषधि में आप देख रहे हो ये पर में क्या है, ओ, तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप मतलब पर जैसा वर्ण का स्वरूप हो जाना। तो वो या तो ए में बदलेगा या ओ में बदलेगा, यही दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। हाँ, तो आप इस संधि को अब समझ गए होंगे, पर जैसा रूप बन जाना, तो इसलिए पर रूप कर दिया। तो अ और ए दोनों के स्थान पर आप एक ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, यहाँ ए बन गया, ऐसे ही उपोषती में ओ हो गया। जब दोनों को मिलाया तो वर्ण सम्मेलन करिए, वर्णों को मिलाइए, तो प्र में प्र हल है तो वो ए में मिल जाएगा, तो प्रेजते, उपोषती में उप हल है ओ में मिल जाएगा, उपोषती बन जाएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से बन गए, ठीक है ना। हाँ, ये काफी अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे कितनी सरल संधि है, बस आपको छोटा सा ये नियम जानने की जरूरत पड़ी। इस संधि से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में भी पररूप संधि है, वो है लेकिन दूसरे प्रकार की पररूप संधि है। तो आप को यदि शंका हो यदि तो आप पूछ सकते हैं। चलिए खैर, जी अमर जी बताइए। कहिए। अमर महोदय वदतु। आप बोलिए तो सही। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर अब बोलिए, अब बोलिए। हो गया जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः जी महोदय, ये कह रहे हैं कि जो सूत्रार्थ में जो लिखा गया है आद उपसर्गात इंगादो धातु, तो इसमें आद है जो आद जो है, तो उसमें महोदय फिर यहाँ पर अ है, तो अ और आ दोनों रहेगा ना इसमें, आ सकता है? हाँ, दोनों आएगा, क्योंकि क्योंकि इसलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ तपरकरण नहीं है, अवर्णांत का अवर्णांत उपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। जी मतलब आ दोनों आएगा, जैसा दोनों ही आ सकता है, बिल्कुल तपरकरण नहीं है तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। जी हाँ, आद उपसर्गात आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। ठीक है सर, तो थैंक यू। चलिए अगली स्लाइड में अगले नए विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो है आपका नव्य विषय है, वो भी पररूप संधि है, पर वो एक दूसरे तरीके की पररूप संधि है। केवल वो संज्ञा पूर्वक है, बस इतना अंतर है। चलिए इसे देख लेते हैं, ये बहुत फेमस है, ठीक है। प्रायः जो प्रतियोगी परीक्षा होती है इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, है ना। जी मनीष निर्मल जी। आप पहले अनम्यूट करें अपने आप को, तब कुछ कहना चाहते हैं तो माइक से रेड निशान को हटाएं। मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ महादेव बोलिए। मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव जी, इसमें वृद्धि संधि क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये वृद्धि संधि की बाधिका है ना, बिल्कुल। ये क्या है, वृद्धि संधि की बाधिका है। जैसे पिछले आपने दोनों उदाहरण जो पढ़े थे, प्रेजते, उपोषति, आपने बहुत सही प्रश्न कर रहे हैं आप। इन दोनों जगह मैं बताना भूल गया था, इन दोनों जगह वृद्धि संधि प्राप्त थी। जी प्रेजते नहीं बनता, प्रैजते बन जाता, वृद्धि रुचि से वृद्धि होकर के। उपोषति नहीं बनता, उपौषति बन जाता, वृद्धि का पाद हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, विशेष विधान है। मैंने आपको बताया था, आप शायद उस कक्षा में नहीं हो या नहीं, कि पाणिनि जी के सूत्रों की जो रचना है वो उत्सर्ग और अपवाद रूप में हुई है। उत्सर्ग से सामान्य सूत्र होते हैं और विशेष रूप से उसमें अपवाद होते हैं, तो ये वो अपवाद है। ठीक है गुरु जी, तो ये उसे बात करेगा, ठीक है ना जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा कि जो चीज मुझे छूट गई थी वो आपने पूछ ली, आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंची।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी, अब हम पढ़ रहे हैं मित्रों, एक टी नाम की संज्ञा है, ये बहुत सुने होंगे, है टी, क्या संज्ञा है ये? टी। तो टी संज्ञा निमित्तक पर रूप संधि, ये है अब विषय। तो मित्रों, लोक में भी बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं, जैसे किसी का नाम है लक्ष्मीकांत, किसी का नाम है प्रदीप, किसी का नाम है बसंती, किसी का नाम है ओप्पो A7। तो जिनका ओप्पो A7 है, ऐसे लोग अपना प्लीज नाम डाल लिया करें अपने आगे, नहीं मुझे यही नाम बुलाने पड़ेंगे। वो अपना नाम चेंज करें, कोई भी अननोन नहीं रहे हमारे इस ग्रुप में, सबका नाम हो कि हम किसी का नाम ग्रहण कर सकें, ठीक है? हाँ, तो यदि आप उस नाम कैसे चेंज किया जाता है इसको नहीं जानते हो, तो अपने साथियों से पूछ सकते हैं जो हमारे इस ग्रुप में हैं, या फिर आप YouTube के माध्यम से, YouTube तो सबका गुरु है ना आजकल, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो YouTube से सीख लो, तो उसके माध्यम से सीख सकते हैं कैसे अपना नाम लिखें। तो ऐसे विविध प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो पाणिनि जी के यहाँ पर भी यह संज्ञा है। तो पाणिनि जी के यहाँ पर ये संज्ञा किस प्रकार की है? यह संज्ञा है पाणिनि जी के यहाँ पर टी संज्ञा। तो टी का मतलब आप तो चाय वगैरह समझते होंगे, पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो टी नाम दिया जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूं संज्ञा और संज्ञी दोनों का भेद होना चाहिए। संज्ञा क्या है? टी। संज्ञा किसकी होगी ये टी संज्ञा? ये हम जानते हैं सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या कहता है? सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी। तो अचोन्त्यादि का क्या मतलब है? अब इसका अर्थ देखिए, आपकी जो वृत्ति में लिखा हुआ अर्थ है वो इस प्रकार से है। सूत्रार्थ यचाम मध्य यो अंत्यः, यहां तक पहुंचिए पहले। कहां तक? अचाम मध्य यो अंत्यः, अचों के मध्य में जो अंत, और स आदिर यस्य, वह है आदि में जिसके। अभी मैं आपको घबराना नहीं, अभी आपको नहीं भी समझ में आए तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कोशिश करना तह तक पहुंचने की। यह एक शब्द में कंडीशन बता रही है। जैसे मान लो किसी कोई एक शब्द है, जैसे आपकी जो विविध संज्ञा है, कोई एक शब्द ले लो, तो अचाम मध्य यो अंत्यः, एक उस शब्द में बहुत अच और हल दोनों से मिलकर के कोई शब्द बनता है। ओके, तो अचाम मध्य यो अंत्यः, अचों के मध्य में जो अंत, ठीक है? आप देखना उसमें एक शब्द में बहुत सारे अचों, और उसमें जो अंतिम अच हो वहां तक पहुंचना, तो क्या हो जाएगा? अचाम मध्य यो अंत्यः स आदिर्यस्य, और जो अंत में जो अच हो वह आदि में हो किसी के। तो किसके आदि में हो सकता है? वो किसी हल्के आदि में हो सकता है, क्योंकि अच तो वो है ही खुद अंत। वो किसके आदि में हो सकता है? वो किसी हल्के आदि में हो सकता है। तो तत् टी संज्ञम स्यात्, तो तत् ऐसा वह जो शब्द समुदाय, वह शब्द का इस प्रकार का समुदाय के अंत अच और वो जिसके आदि में होगा वो मिलके ये क्या होगा? टी संज्ञक होगा। अभी मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, घबरा नहीं, मैं इसको घटा करके भी बताऊंगा कि ये ऐसे कहां पर टी संज्ञा को पकड़ना है। क्यों? जब आप संज्ञा को समझ पाएंगे, ठीक है ना, कि किसकी टी संज्ञा हो रही है, तब आप उसे कार्य कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब इसका सरल अर्थ क्या है जी? सूत्र का सरल अर्थ बाद में बताएंगे, पहले इसको घटा के बताते हैं। यह लिखा हुआ है, उसे हम थोड़ा बाद में प्रकाशित करेंगे, लेकिन अभी हम इसको घटा के बताते हैं कि अचाम मध्य यो अंत्य इत्यादि इत्यादि, ये सबका क्या प्रयोजन है। तो आप देख रहे होगे मनस, इधर इस वाले उदाहरण में देख रहे हो एक मनस में, यहाँ पर एक आपको उदाहरण घटा के बताता हूं। तो मनस में, चलिए मैं आप किसी से एक साक्षात संवाद करता हूं कि आपके माध्यम से ही मैं पहुंच सकूं। सुमित जी प्लीज ओपन योर माइक। जी हाँ सुमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मनस शब्द में अच कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, है ना जी म में अ और न में अ। आप जी देखते रहना प्लीज इसको ध्यान से। मनस को हम यहाँ पर टी संज्ञा किसकी होती है ये करके बता रहे हैं। तो मनस में 2 अच हो गए ना जी। तो देखो अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में अच हो गए 2। यो अंत्य, अंत वाला अच कौन सा है? अंत वाला, अंत वाला अच जो ना में आ है, न में अ है वो अंत्य वाला अच है। ठीक है,
स यो अंत्य, अंत्य मतलब वो आ गया नाम है आ, और स आदिर्यस्य वह है आदि में जिसके, तो वो किसके आदि में है ना वाला आ, सा के आदि में, स के आदि में है। तो तत्, तत् का मतलब हो गया वो अंत उस सा वाला का। अच, और वो जिसके आदि में है वो मिलकर के क्या बना अस। जी तो वह जो अस समुदाय हुआ, मनस में क्या है अस समुदाय, इसकी क्या हो जाएगी टी टी संज्ञा। संज्ञा, तत् टी संज्ञम स्यात्। अर्थ आपको घट गया होगा सुमित जी। जी 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 अच्छा। तो मनस में किसकी टी संज्ञा होगी अस की। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से वचस, ये भी सकारांत है, इसमें किसकी टी संज्ञा होगी वचस में भी अस की। अस की होगी। बहुत अच्छे। अच्छा एक शब्द है पयस, पयस में किसकी टी संज्ञा होगी अस की। बहुत अच्छे। एक शब्द है भगवत, यह तकारांत शब्द है, इसमें जी। किसकी टी संज्ञा होगी अत। हाँ बहुत अच्छे। देखो अब तुम सही सही पहुंचते जा रहे हो। जी अच्छा। अब मैं आपको यह ऐसी कंडीशन थी कि अभी तक जो अंतिम अच था वो किसी हल्के आदि में था, जी था ना ऐसा। जी जी हल्के आदि में था। अब चलो मैं कुछ ऐसी चीज लेता हूं जहां पर आपको टी संज्ञा बतानी है ना। अब जैसे मैंने एक लिया, एक कोई शब्द ले रहा हूं मैं यहां पर, राम नाम का एक शब्द है। जी। अब राम में कितने अच हैं राम में दो। दो अच हैं। अंत्यच कौन सा है अंतिम अच अंतिम अच माँ का आ। मकार वाला। बिल्कुल मकार का अ, जी। वो किसके आदि में है वो राम सु सा के आदि में। अरे सु वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल राम शब्द है ओनली ऑन, जो लिखा है उतना ही मात्र बोलिए। वो राम के में आदि मन में का है, वो किसके आदि में है हलिंत ए? किसके आदि में है जी। अरे वो किसी के भी आदि में नहीं है, वो तो सबसे अंत में ही बैठा हुआ है ना, उसके बाद तो कोई वर्ण है ही नहीं, तो वो जी जी किसी कुछ। के भी आदि में नहीं हुआ। जी 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 मेरी बात समझ पा रहे हैं। समझ गए जी। चलिए आपको और ढंग से बताया जाए तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं थोड़ा एक बार बोर्ड पर समझाना पड़ेगा। सुमित जी आप लाइन पे ही रहें, मुझे देखते रहें। मैं कुछ चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। जी मैंने एक इस प्रकार का शब्द लिखा मनस। जी इस शब्द में कंडीशन क्या है, इस शब्द में कंडीशन यह है कि लास्ट यहाँ पर नाव में अ जो है, नाव में अ, ये तो अंतिम है, अंतिम अच है, अंतिम अच। और इस अंतिम अच के बाद में भी सा है, इसलिए यहाँ पर जो टी संज्ञा होने में प्रॉब्लम नहीं है। टी संज्ञा करने वाले पूरे सूत्र का अर्थ यहाँ पर घट रहा है। हो रहा है जी। अब परेशानी वहां हो रही है जैसे हमने शब्द लिखा है राम, जी यहां पर लिखने पर परेशानी यह है कि यहाँ पर अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत, तो दो अच, उसमें अंतिम वाला अच हो गया मां में आ, जी। और वह है आदि में जिसके, लेकिन वो किसी के आदि में नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ हो ना तब वो किसी के आदि में बनेगा। ये तो टोटल अंत है, अभी स्वयं अंत है वो। तो ये आदि में नहीं है, तो क्या होगा टी संज्ञा किसकी होगी। तो कह रहे भाई ऐसी कंडीशन होने पर जब एक ही कोई होता है तो टी संज्ञा किसकी होती है, अकेले उसकी भी हो जाती है, अकेले अ की भी टी संज्ञा हो जाएगी, जो अंत में अकेला बना रहेगा उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। मतलब तो केवल आ की। मां में जो अ है इसकी केवल टी संज्ञा हो जाएगी। कि कैसे हो जाएगी, कह रहे हैं इसको व्याकरण में कहते हैं व्यपदेशीवद भाव से। व्यपदेशीवद भाव का मतलब क्या है कि जो जैसा नहीं है उसमें वैसा व्यवहार कर लेना। जी जैसे अ अंत में तो है, अब वो अंत्यच है, लेकिन ये किसी के आदि में नहीं है। हाँ तो आदि में नहीं है, इस कारण से क्या होगा, जितना है उतना स्वीकार। लेकिन टी संज्ञक मान लिया जाएगा। नहीं है तो क्या करे, क्योंकि एक नियम है
कि देवदत्तस्य एकैव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। जी जी ये जी व्याकरण में नियम बोला जाता है कि जैसे किसी के एक ही पुत्र हो यदि, जी तो उस एक पुत्र के होने पर उससे कोई प्रश्न करता है जी कि आपके बड़े लड़के का नाम क्या है, देवदत्त। बोल देगा यज्ञदत्त। छोटे का क्या है, यज्ञदत्त। बीच वाले का क्या है, यज्ञदत्त। एक ही, क्यों कि एक ही तो है, वही छोटा वही बड़ा वही सब। अब जिस ऐसे ही ठीक यहाँ पर टी संज्ञा में क्या होगा, हालांकि अर्थ तो है अचाम मध्य यो अंत्य, जो अंत्य छो और वो आदि में भी होना चाहिए तो टी संज्ञा होती है उसकी। जैसे मनस में अस की हो गई थी, पर यहाँ तो कोई आदि में नहीं बन पा रहा है, वो आदि में नहीं है बल्कि वो टोटल अंत में बैठा हुआ है, वो किसी हल वर्ण के आदि में नहीं बैठा। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में विपदेशीवद भाव से, इसको क्या कहा हमने, ये न्याय बोला, देवदत्त से कैव पुत्रः सैव ज्येष्ठः सैव कनिष्ठः। इस न्याय से क्या होगा, केवल अ की भी टी संज्ञा हो जाएगी। तो टी अंतिम संज्ञा आपके पास दो प्रकार की होगी। जी हाँ, कि यदि तो टी संज्ञा दो प्रकार की होगी। यदि कोई हलंत वर्ण है, हल हल जिसके अंत में है, तब तो उस कंडीशन में क्या करना, उस हल अंतिम वर्ण के साथ और पूर्व में जो भी अच वर्ण हो उसकी करना। जैसे यहाँ पर अस्की की, ये पहला कंडीशन है टी संज्ञा के विषय में। और सेकंड कंडीशन क्या है, जहां पर अंत में कोई हल वर्ण नहीं मिल रहा, केवल अंत में केवल केवल अच है, स्वर वर्ण है, तब उस कंडीशन में केवल जो टी संज्ञा है उस केवल अ की हो जाएगी। या जो भी अंत में होगा, कहीं अ अंत में होगा कहीं ई अंत में होगा, तो उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरि है तो यहाँ पर टी संज्ञा किसकी हो जाएगी, ई की हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, इसको विपदेशी भाव कहेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द है वपुष, ये क्या है, वपुष शब्द है, ये तो हलंत है। पर यहाँ पर जो टी संज्ञा किसकी होगी ये हम पूछना चाहेंगे। अवनीत सिंधु जी बताइए, वपुष में टी संज्ञा किसकी होगी? आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। तो सुमित जी आप बताइए, वपुष में किसकी हो जाएगी टी संज्ञा? उष की हो जाएगी। चलिए, आपका नाम सुमित है, टी संज्ञा किसकी होगी आपके नाम में? इत। अरे इत की क्या होगी? आपके आपका नाम है सुमित और ता में अ है, उसके बाद में कोई हल वर्ण नहीं है, तो बताओ किसकी होगी केवल? जैसे इधर हो रही है इस साइड में, ताके आकी। हाँ, अब सही सही बोले हो आप सभी लोग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी प्रकार से जो जिनके नाम हो अपनी टी संज्ञा समझ लेना, ये आपको उदाहरण दिया तो आपको ये टी संज्ञा का विषय अब हम स्लाइड के माध्यम से दिखाते हैं कि वहां पर ये बात हमने किस तरीके से लिखी हुई है, जो सरल अर्थ कर रखा है उसमें एक बार से आप देख लीजिए इसको। वहां पर यही बात लिखी है, सभी संस्कृतज्ञ तैयार रहें। एक बार हम आपके प्रश्नों को लेंगे, एक बार इस अर्थ को करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण समुदायस्य मध्ये यावन्तः अच भवन्ति। सरल अर्थ को देखिएगा, वर्ण समुदायस्य मध्ये यावन्तः अच भवन्ति तेषां मध्ये यह अंतिमः अच, वर्ण समुदाय होगा उसके मध्य में अंतिम अच जो होगा, स अंतिम अच, वह अंतिम अच यस्य समुदायस्य आदि ही, जिस समुदाय का आदि होगा, स समुदाय, वो समुदाय कैसा होगा, अच हल समुदाय, अच हल समुदाय होगा वो। और वह अच अथवा एक तो समुदाय ऐसा हो सकता है कि वो अच हल जैसा हो सकता है, जैसे मनस है, मनस में अच अ और अस की टी संज्ञा होती है ना, तो अच हल वाला समुदाय हो जाएगा ये अस, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। या फिर अच रूप वह समुदाय, कहीं कहीं पर जहां पर अंतिम में हल नहीं होगा तो समुदाय अर्थात वो वर्ण समुदाय कैसा मिलेगा आपको, मिलेगा केवल अचरूप। जैसे एक शक नाम का ये शब्द है, शक में क्या है, कोई अंत में हल वर्ण तो है नहीं, तो यहाँ टी संज्ञा किसकी होगी सुमित जी? क में अ की होगी, ठीक है ना।
जी। तो दोनों प्रकार की कंडीशन टी संज्ञा में अचहल रूप समुदाय होना चाहिए। अब वो अचल समुदाय हो तो जैसे अचल समुदाय मिला अस में, या फिर दूसरी कंडीशन अचरूपो वा समुदाय, अचरूप जो समुदाय होगा वो सब क्या हो जाएंगे, टी संज्ञक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है सार इस सभी का कि टी संज्ञा जहां पर किसी वर्ण में यदि हल वर्ण है साथ में, तब तो उस अंतिम हल वर्ण के साथ आदि में अच के साथ हो जाएगी टी संज्ञा। और सक में क में अ की भी केवल टी संज्ञा हो सकती है उस कंडीशन पर जब कोई अंतिम में हल नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशन टी संज्ञा में बनी। अब आप टी संज्ञा विषय प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम आगे आपको उत्तर दे दें। चाहे इसको पूरा कर लेते हैं, फिर सभी के प्रश्न लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा कर लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है इस स्लाइड में। तो टी जी। संज्ञा आपने समझ ली, तो टी संज्ञा समझ ली, तो टी संज्ञा का करेंगे क्या समझ के, कि भैया टी संज्ञा का कार्य होते हैं कुछ, कि क्या कार्य है कि टी संज्ञा वाले को पररूप हो जाता है। यहाँ टी संज्ञा के और बहुत सारे कार्य हैं पूरे व्याकरण शास्त्र में, लेकिन यहाँ जो टी संज्ञा का कार्य है जिसकी आप टी संज्ञा कर रहे हो, तो आपने संज्ञा समझ ली टी संज्ञा के किसकी होती है। अब जो टी संज्ञक होगा उसे यहां आपको पररूप करना पड़ेगा और बाकी के अन्य व्याकरण शास्त्र में अन्य अन्य कार्य करने होंगे। तो यहां पर टी संज्ञा को क्या कार्य होगा, तो आइए वो देखते हैं। तो यहां पर एक वार्तिक लिखा है भैया टी संज्ञा को होता क्या है कि सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, कि सकंद्वादि गण पठित शब्दों को पररूप होता है। तो भैया पररूप होगा किसे, किसको होगा, तो वो लिखा कि तच्चट्टे है, आगे क्या लिखा, तच्चट्टे है, तत्, तत् मतलब वह जो पररूप है, तत्च पररूपम, वह जो पररूप है वो टे है, टे है मतलब टी संज्ञक को होगा, जिसकी टी संज्ञा होगी उसको हो जाएगा। तो आइए देखते हैं भाई, है वार्तिक अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है वही का, सकंद्वादिषु गण पठितेषु शब्देषु टेहे पररूपम वक्तव्यम। सकंद्वादि गण में पठित शब्दों का पररूप होता है। अब इसमें एक आपको नया वर्ड मिल रहा होगा मित्रों, गण पठितेषु। ये गण पठितेषु क्या चीज है, तो मित्रों ये गण है, अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, सूत्रों में कुछ गणों की चर्चा की गई है। जैसे मित्रों पाणिनि जी ने ये सूत्र बनाए 4000 सूत्र लगभग, उन 4000 सूत्रों के बाद पाणिनि जी ने धातु पाठ बनाया है। कल हमने आपको धातु पाठ को दिखाया था कि वो क्या क्या है, ठीक है ना। धातु पाठ बनाया, पाणिनि शिक्षा बनाई पाणिनि जी ने कि उच्चारण कैसे करें। ऐसे ही पाणिनि जी ने गणपाठ बनाया है। गणपाठ का मतलब इस वाले गण में कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि पाणिनि जी सभी शब्दों को नहीं कहने वाले यहाँ पर, क्योंकि सकल शब्दों को कहेंगे तब तो अष्टाध्यायी का विस्तार बहुत हो जाएगा। तो इसलिए पाणिनि जी क्या कर देते हैं, ये कह देते हैं भैया अमुक गण में जो पढ़े गए शब्द हैं, जिस गण में वो भाई नाम ले देते हैं उस गण का, जैसे यहाँ पर सकंध्वादि नाम ले दिया, अर्थात एक ऐसा गण जिसमें सकंधु नाम का शब्द है आदि में, इस प्रकार के गण को कहा जाता है सकंध्वादि गण। इसी प्रकार से आपके अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने तमाम गण बना रखे हैं। जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी एक आगे सूत्र आएगा मित्रों, वहां सर्वादि गण बताया है। तो ये सर्वादि गण में कितने क्या शब्द आते हैं, तो देखिए गणपाठ को उठा करके, गणपाठ आपको मिल जाएगा, गणपाठ छपा हुआ है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के पीछे गणपाठ होता है, वो आपका मिल जाए। तो गणपाठ का मतलब पाणिनि जी ने इस कुछ शब्दों में अलग अलग कुछ कार्य किए हैं, तो उनका एक संकलन कर दिया है कि भाई इन इन प्रकार के शब्दों में ये कार्य हो, इन इन प्रकार के शब्दों में ये कार्य हो। तो एक शब्द समूह, शब्दों का एक संकलन कर देना गण कहलाता है। तो यह जो गण पाठ है आप आराम से देख सकते हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं लघु सिद्धांत कौमुदी हो या सिद्धांत कौमुदी, इनमें प्राय दे रखे हैं। और गण पाठ मित्रों अलग से भी छपे हैं, उनकी भी सहायता हम ले सकते हैं। तो उन्हीं गणों में क्या है, सकंध्वादि नाम का एक गण है। तो सकंध्वादि गण में कैसे शब्द पढ़े, कि सकंध्वादि गण में इस प्रकार के शब्द पढ़े कि जिनमें पररूप हुआ कार्य पाणिनि जी ने देखा, उन शब्दों को सकंध्वादि गण में डाल दिया कि भैया इनमें पररूप कर लेना, और किसी संधि से सिद्ध हो रहे हो तो वो संधि मत करना, बल्कि क्या कर लेना, इन सकंध्वादि गण पठित शब्दों में आप जो है क्या कर लेना,
पररूप ही करना और वो पररूप टी को करना है आपको, तच्चटे, ये बात निकल के सामने आई। तो ऐसे मित्रों सकंधवादी गण में प्रमुख बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, जिसमें से 3 को आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख रहे हो, सकंधु को, करकंधु को और ये मनीषा को, 3 को आप उदाहरण के तौर पर यहाँ देख रहे हो। और बाकी और भी बहुत सारे शब्द हैं, अभी आपको हम कुछ तो दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था मित्रों, सकंधु को ले लीजिए, सकंधु में क्या प्राप्त था, सक प्लस अंधु। अब आप मुझे बताएंगे, आपने पहले संधियां पढ़ रखी हैं, मैं आपका नाम लूंगा और आपको ये बताना है आपकी पहले पढ़ी संधियों में से यहाँ कौन सी संधि हो सकती थी यदि यह पररूप संधि नहीं होती तो अब मैं पूछता हूं आपसे, आप में से कौन जवाब देने वाले हैं? कुछ हाथ तो उठ गए, चलिए। हाँ जी, बजरंग शास्त्री जी वदतु। सकंधु कौन संधि की कंडीशन बन सकती थी? आप अपना माइक खोलें प्लीज। जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अंकित जी का नाम लेते हैं। अंकित जी बताइए, बताइए अंकित उपाध्याय जी। तो म्यूट वाला अपना म्यूट कर सकता है, क्या बात है? अच्छा अच्छा, तो हमारे मित्र जो है, तो आप जुड़े तो हुए हो लेकिन हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमारे सुमित जी इनको करिए तो सही अनम्यूट, हम इनके वाणी को सुने। जी आचार्य जी करता हूँ। हाँ हाँ करिए करिए, आप इन्हें अनम्यूट तो करिए। और वो क्या नाम है, पंतोला जी है कि नहीं ग्रुप में? कर दिया, और अनम्यूट कर दिया। हाँ, किसी को फोर्स म्यूट नहीं करना है कि वो, इस पर ध्यान देना है हम, क्योंकि हमें संवाद करना होता है सभी लोगों से, किसी को फोर्स म्यूट न किया जाए। जी जी हाँ बिल्कुल, अनम्यूट करें, जैसे बजरंग शास्त्री जी को जी अब जी स्वयं सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं सर। हाँ ओके ओके बिल्कुल। तो बजरंग शास्त्री जी, इनका नाम पहले क्या था? बोलिए बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। जी जी प्रणाम प्रणाम। बताइए सकंधु में क्या संधि हो जाती यदि पररूप न होता तो? अकह सवर्णे दीर्घ। अरे वाह, दीर्घ संधि हो सकती थी ना? जी प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंधु। ये चूंकि ये सकंधवादी गण में शब्द पढ़े गए हैं कुछ 7-8 शब्द, राइट। तो उस गण में जो पढ़े जाएंगे उनमें पररूप करना है, ठीक है जी, ना? जी जी। तो पररूप करना है, इसलिए यहाँ पर उस संधि को बात करके पररूप होगा। तो पररूप होगा किसको? तो पररूप टी को करना है। तो टी संज्ञा पहले समझनी होगी ना, जब उसको टी को पररूप करना है तो क के अंदर अ, तो क में जो अ है तो टी संज्ञा को पररूप होगा। इसलिए मैंने मित्रों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों अ मतलब क का अ और प्लस अंधु का अ, अंधु दोनों का को अ। मिला करके एक अ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कंडीशन है। सकंधु। तो एक अ बन गया दोनों प्रकार के अ को मिला करके। पर रूप जी का जी। मतलब पर जैसा रूप, प्लीज इसको पर हमेशा जैसा। ध्यान रखिए। पर रूप राइट का राइट। मतलब पर जैसा रूप, तो पर में अंधु का अ है ना, जी जी। तो दोनों अ का मिलकर के एक अ बन गया, तो रूप क्या बन गया? सकंधु सकंधु। बन गया ना? जी जी जी। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल, अब आप अपने आप को जो म्यूट कर लीजिए। अंकित जी। उपाध्याय जी। हाँ अंकित जी, कर्क अंधु है, यहाँ पर कौन संधि हो सकती थी पिछली? हाँ महादेव, कौन संधि हो सकती थी? हाँ यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन ये भी शब्द कहाँ पड़ा है? सकंधुवादी गण में पड़ा है। उस गण में पठित शब्द होने से कारण उस गण में पठित शब्दों को पररूप कार्य का विधान है, अतः इसको क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। तो पररूप होगा किसको? तच्चटे, वो पररूप टी को होता है। तो पर जैसा रूप मतलब ये अ और ये अ दोनों अ मिलकर के पर जैसे रूप हो जाएंगे। तो पर में है अंधु वाला अ, ह्रस्व अ, दोनों का मिलकर के वैसा ही रूप बन जाएगा। तो कर्क अ अंधु। तो आप ये जो तीसरा अ देखते हो जो ग्रीन कलर में यहां लिखा है, ये पर
जैसा रूप होकर के, अर्थात एकादेश होकर के लिखा हुआ है ये, इसलिए क्या बन जाएगा? जी जी हाँ हाँ, करकंधु बन करकंधु। जाएगा। मित्र, इस वार्तिक की आवश्यकता यही है कि यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाता है, यदि ये वार्तिक ना होती तो। अचुन्त्यादि टी तो केवल टी संज्ञा करके छोड़ देता है, काम यहाँ वार्तिक करती है। ठीक है, हाँ। जी। तो अब ये दो उदाहरण के बाद बिल्कुल आप अब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मनीषा, तो मनीषा में वो कंडीशन है मित्रों, यहाँ पर पूरी की पूरी टी संज्ञा घट जाती है। तो मनीषा में मनसीसा, यहाँ पर तो कोई सवर्ण दीर्घ वगैरह संधि प्राप्त नहीं थी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या था कि मनस में अस की टी संज्ञा है यहाँ पर, तो इस टी संज्ञा को क्या हो जाएगा? पररूप एकादेश हो जाएगा। पररूप मतलब पर जैसा रूप बन जाएगा। इसलिए मित्रों क्या हुआ, अस और ई दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? मनीषा, इस तरीके का बन जाएगा। क्योंकि दोनों अस, मतलब ये वाला जो पररूप एकादेश हुआ है, ये अस के टोटल अस, पूरे अस के स्थान पर और ई के स्थान पर, जो रेड कलर में दे रखा है, दोनों के स्थान पर हुआ है। तो मन ई शा, दोनों को अभी वर्ण सम्मेलन किया तो क्या बन जाएगा? मनीषा बन जाएगा मित्रों। तो खैर आज की पाठ में इतना ही है। कल आपकी पुस्तक में कुछ शब्द लिखे गए हैं, आकृति, गणोयम, मार्तंडा इत्यादि, उनके विषय में हम अभी कल चर्चा करेंगे। और इन रूपों की सिद्धि होती कैसे है, उन रूपों की पहले आपको एक स्लाइड दिखा देते हैं। उस स्लाइड को दिखाने के बाद आपसे कुछ प्रश्न उत्तर कर लेंगे, आपके जो जिज्ञासा है उनको ले लेंगे। जैसे मित्रों, आपको रूप लिखना है तो कैसे लिखना है, तो सकंदु हो या करकंदु तो सर हो। ये एक बात बताइए, वो शब्द कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द इस वाली संधि में आएंगे पर रूप में? तो मैंने जैसे बताया ना, आपने बोला ना, वो शकंद वाला आपने जो बताया था, गणपाठ में देखिए। अच्छा, मैंने आपको ये भी निर्देश किया ना, उस गणपाठ को देखिए, पाणिनि जी का वो गणपाठ क्या है, और वो है लिखित में है, उपलब्ध है। आपको गणपाठ की जानकारी होनी चाहिए तो आपको पता चल जाएगा इसमें आया है। और हमने इस उदाहरण में दे भी रखे हैं कुछ शब्द, आपको पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे रूप लेखन प्रकार आप देख ही रहे हैं, ऐसे पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। और जैसे पहले होते थे, करकंधु इत्यत्र ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य, है सकंधु और करकंधु एक ही जैसे हैं, तो एक को ले लिया है। अचोन्त्यादि टी सूत्रेण टी संज्ञायाम, अकार की टी संज्ञा हो जाएगी, मतलब इस कर्क में जो अंत में अ है उसकी टी संज्ञायाम। क्यों? क्योंकि स्वस्वैव आदित्वात्, वो अपने ही आदि में है, क्योंकि वो किसी के आदि में होना चाहिए। जैसे मनस में जो स होता है, वो मनस में, न में जो आ है वो स के आदि में होता है, इसलिए अस की टी संज्ञा होती है। पर यहाँ पर क्या है, वो अपने ही आदि में, क्योंकि उसके बाद में कोई वर्ण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? टी संज्ञा हो जाएगी। फिर टी संज्ञा कर लेने पर अका सवर्णे दीर्घे इति सूत्रेण पूर्व पर स्थाने दीर्घ एकादेश प्राप्त, दीर्घ एकादेश प्राप्त था। तम प्रमाद्य, उसको बात करके, अंधु इति अकारस्य स्थाने है, इन अंधु के आकार दोनों को के स्थान पर एकादेश कर लेने पर सकंदु रूप सिद्ध हो जाएगा। पर कह रहे हैं मनीषा में क्या स्थिति होगी? कह रहे हैं मनस ईसा इत्यत्र तु अस इति टे और ईसा इत्यत्र ई इति स्थाने प्ररूपे, मतलब यहाँ पर अस के स्थान पर और ईसा की ई के स्थान पर प्ररूप एकादेश होगा। ये विशेष है मनीषा में, ठीक है, वो आपको बता दिया है। क्या इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं? बिल्कुल। तो आपको सकंदवादिगण देखना पड़ेगा। तो सकंदवादिगण के वो कुछ शब्द हमने लिख दिए, जैसे कुल अटा, तो क्या बन गया? कुल अटा। नहीं मित्रों, यहाँ कुलाटा बन जाता है यदि सवर्ण, यहाँ क्योंकि सवर्ण दीर्घ संधि हो रही थी, वो हो जाती। यदि पररूप नहीं होता तो ऐसा बन जाता, तो इसलिए कुलटा बनेगा। इसी प्रकार से सीमन प्लस अंतः, और यहाँ पर अन की टी संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखना। किसकी? अन की। सीमन में तो अन की टी संज्ञा और पूरे टी संज्ञा को पररूप होगा, तो क्या बन जाएगा? सीमंत। क्या बन जाएगा? सीमंत। ऐसे ही सार प्लस अलंग, सारंग, हलीशा, हल प्लस ईसा, लांगलीशा। और ये विशेष है, ये आपको ज्यादातर किसी बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। पतंजलि में क्या होगा? पतंजलि का संधि, वो पतत प्लस अंजलि। तो पतत प्लस अंजलि में राजमणि उपाध्याय जी टी संज्ञा किसकी है, आप बताइए।
राजमणि जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बताइए राजमणि जी। जी जी गुरुजी, अनम्यूट नहीं हो रहा था ये। अरे हो गया भैया, बोलो। हाँ जी। अत की पतत में अत की हाँ संज्ञा है। तो क्या होगा मित्र, अत और ये अंजलि का अत और अंजलि का मतलब पर रूप हो जाएगा। पर जैसा रूप मतलब वो जी, जी। जैसा हो जाएगा। तो जब आप मिलाएंगे, मिला के देख लेना एक बार, इन सबको हल करना आपको, जहां समझ में ना आए तो पतंजलि इस प्रकार का बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। इत्यादि का मतलब, और उस गण में इस प्रकार के कुछ शब्द पढ़े गए हैं, कुछ हमने यहाँ पर उस गण से उठा करके दे दिए, तो ये हो जाते हैं। तो आप क्या पूछ रहे थे? पूछ भी लीजिए, आप कुछ पूछना चाहते थे शायद। मैं चीज वगैरह डाल देती है और आइटम डाल देती है, पीछे हो जाओ अभी। चलो समझ में आ गया ना? जी जी बंद करो। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपको कोई संदेह तो नहीं है अब? नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो ये जो फोर्सली वो म्यूट कर दिया जाता है ना, फोर्सली, हाँ उसमें हम यहाँ से अनम्यूट करते हैं तो होता नहीं है। और ये अच्छा सूचना भैया, ग्रुप में एक बार दे दी जाए कि जो लोग फिर से पहले वाली ये असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, अनम्यूट करके आवाज करने लगते हैं, जी उनके जी कारण जी, से किया जा रहा है म्यूट सबको। हाँ तो वो लोग ऐसा ना करें, बिल्कुल इससे बिल्कुल। अरे सावधानियां होती है वही सबको। करेंगे, आप चिंता ना करें, वही करेंगे। हमें तो आपसे संवाद करना है, तो फोर्सली म्यूट का कोई मतलब ही नहीं उठता है। और जी जी जिनका, जैसे कुछ लोग क्या है कि समाधि स्थिति में होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारा म्यूट अनम्यूट कब हो रहा है, हम इस संसार में है भी कि नहीं, हम कहाँ बैठे हैं। जी तो आचार्य। ऐसी कंडीशन होने पर ऐसी कंडीशन होने पर ये स्थिति बनती। मैं जो आपको बताया शुरू में, कुछ लोग अपनी जो डिवाइस है उनको पढ़ा रहे हैं, कि वो लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं, कुछ मोबाइल को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये तो सब चीज अपने आप में विद्वान है, खुद को देखें। आपका यह प्रयोजन है कि आपने जो ऑन कर दिया उस पर ध्यान देना है कि अच्छा क्या बताया जा रहा है, कैसे। तो बस आपको 30 मिनट या 45 मिनट ही तो देने पड़ते हैं, और पूरे दिन आप फ्री हैं। जी तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, किसी के प्रश्न आ रहे हैं? यदि आपके प्रश्न आ रहे हैं तो स्वागत योग्य हैं। जी, राजेश कुमार मिश्रा जी। जी जी बोलिए। राजेश जी बोलिए। अभी 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 ऑन नहीं हो रहा था, वो फोर्सली जो किया गया था उधर से, उसके कारण से ऑन नहीं हो रहा था। चलो जी इसे हो कल गया। से नहीं किया जाएगा, अब जो करने वाले तो जाने कहाँ हैं। चलिए मैं भी चलिए, यहाँ से गुरु स्टार्ट हूँ। जी गुस्सा के गुरु जी कर ये बोल लेते रहा था, गुरु जी मैं बोल रहा था जी जी कि किसी कारण बस में व्यस्त था, तो अभी अभी जुड़ा हूँ। उसका पीछे वाली जो स्लाइड है उसको ग्रुप में भेज देंगे तो मैं उसको पढ़ समझ लूंगा। बिल्कुल, मैं आपको पूरा ये भेज दूंगा, आप चिंता नहीं करें। यह संपूर्ण स्लाइड अभी तक बन चुकी है, संज्ञा प्रकरण की या इसकी। आपको सभी की सभी भेजी जाएंगी। पहले इन प्रकरणों को थोड़ा पढ़ा लेना, और इनको तो हम तत्काल भेज देंगे, आज वालियों को तो आप चिंता नहीं करें। और अभी का वीडियो भी तो गुरुजी फेसबुक में है लाइव में। किसी कारण और से क्या, व्यस्त तो हो हर गया चीज था। सेव है, चिंता नहीं करें। और हाँ, फेसबुक से एक बात ध्यान आई, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अरे ग्रुप पे क्या है, कि कभी कुछ काम कर लेते हैं और बाकी चीजें भाई फेसबुक पे देख ही लेंगे, वहां सब सेव हो रहा है। मित्रों, जो भी टेक्नोलॉजी है, यही ये जैसे आपके लिए चीजों के लिए रक्षक है, उसी प्रकार से आपकी विद्या की घातक भी है। इसको ध्यान रखिए। क्यों आप ये सोचते हैं अरे वहां देख लेंगे, और फिर आप अपने कार्य में उलझ पाते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं, और धीरे नहीं देख धीरे वो इतने वीडियो बन जाते हैं रोजाना के, सोच लेते हैं चलो अभी तो 2 ही तो मिस हुई है, चलो अभी 3 ही तो क्लास मिस हुई है, वहां देख लेंगे, सबसे है। लेकिन मित्रों, आप उस टाइम में देख नहीं पाते हैं। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने पूर्व पक्षक है, उत्तर पक्षक है, और तत्काल लाइव जो है वो फिर बाद में नहीं हो पाता। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। आपका अनुभव क्या कहता है, यह भी अच्छी बात है। आपका अनुभव भी मुझे लगता है यही कहता यथार्थ होगा है, कि आप लोग बड़े यथार्थ है अनुभवी हैं। गुरुदेव, ऐसा ही है। तो मुझे यहाँ जो लगा, केवल इसलिए मित्रों मैं अपने गुरु लोगों से पढ़ा, इत्यादि सब किया, और
बहुत सारे साथ में ऐसे लोग थे जो गुरुजी की हर बात को रिकॉर्ड करते थे, गुरुजी की हर बात को पांडुलिपि बना करके लिख के रख देते थे, पर उन्हें कभी द्वारा सुनने का, द्वारा पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए अपने कान, आंख, मुंह सभी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका आप प्रयोग करें अच्छे से यहीं पर बैठ करके, और जो कुछ भी है यहीं से ग्रहण करें। क्यों, अभी आप अपना यहाँ पर 30-45 मिनट जो भी है आप लगा देते हो, तो बाद में फिर क्यों सोच रहे हो लगाने की, यहीं पर लग गए बस बहुत है। ठीक है ना, तो बस यही है। हाँ, वह उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनको शुरू से पढ़ना है इत्यादि। हाँ, एक आध छूट जाए तो चलो देख लो, जब ये नहीं कि तुम 15 वीडियो इकट्ठी देख लोगे 15 दिन की, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए फिर आपको। ठीक है, तो बस यही आपको आज तक की कक्षा में केवल आज ही बिल्कुल बिल्कुल। और किन्हीं के पूर्व पक्ष आज हो तक तो की बता कक्षा में दीजिए, केवल आज ही छूटा है। प्रणाम भाई साहब। जी का प्रश्न है। जी महादेव, महादेव बताइए। आप सुमित जी नाम ले दिया करें, वो नाम से क्रम पूर्वक बताया करें। जी जी, श्याम सुंदर जी। हाँ जी, श्याम सुंदर जी। जिनकी आवाज नहीं आ पाए वो अपना प्रश्न यहाँ भी पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम हो या नेटवर्क की तो कोई दिक्कत नहीं है। और नाम लीजिए। जी जी, हर हर महादेव। हाँ, आपकी आवाज आ रही है श्याम सुंदर जी। अब हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो मित्रों, आपके और भी जो अन्य प्रश्न हो आप हमें मैसेज के माध्यम से पूछ लेना, हम उनका वहां पर आपको उत्तर दे देंगे। संभव होगा तो कल शुरुआत, क्लास के शुरुआत में उन प्रश्नों को ले लेंगे। आपकी आवाज हमें बहुत कम आ पा रही है, ठीक है ना, तो फिर आज यही समापन करते हैं। चलिए ठीक है सुमित जी, है करते हैं फिर और प्रश्न फिर ले लेंगे, क्या करें, आज थोड़ा दिक्कत है। उनको फोर्सली अनम्यूट सब कर दिए, वो म्यूट कर दिए गए। तो चलिए, तो प्रणाम साहब। जी जी, जो मतलब आपने उस दिन जो बताई थी विद्यालय में पररूप संधि, हाँ तो विद्यालय में जो आपने पररूप संधि बताई तो उसकी संधि क्या होगी फिर? अरे उसकी अब चर्चा कल करेंगे बच्चा। ठीक वो कल का विषय है, उसको तुम चिंता नहीं करो। जो हम प्रश्न कर दिए उसे छोड़ने नहीं वाले, उसका उत्तर देंगे, समय पर देंगे। कल की संधि में वो विषय आएगा तो कल ही बताएंगे आपको जी। चलिए, और सुमित जी नाम ले दीजिए, एक आध जो लोग यदि जिनकी साफ आवाज आ जाए उन्हें कम से कम सुन लें। प्रदीप बिरथरे जी कुछ कह रहे हैं। जी जी, हाँ प्रदीप जी। प्रदीप जी बोलिए। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि इसको टी ही क्यों कहा गया है, क्योंकि तो क्या कह देते, टा का कोई वो है ही नहीं, लेकिन टी कहा गया। दोनों को अस को पररूप एक आदेश हो जाता, टी ही क्यों गए, और कुछ भी तो कहे। टी संज्ञा क्यों की गई, कोई और क्यों नहीं की? आप तो ये आपके यही तो प्रश्न है, और कोई संज्ञा कर देते। टी ही क्यों की ऐसा है ना, सुनो, अब टी संज्ञा की गई, बाई चांस इसकी प्रदीप संज्ञा नहीं करी, अचों के मध्य में जो अंत्य अच उसकी वह है आदि में जिसके, उसकी प्रदीप संज्ञा नहीं करी है, उसकी टी संज्ञा करी है। कारण कि टी संज्ञा एक तो छोटी है, पहली बात, इसलिए टी संज्ञा। और टी ही क्यों करी ये मत कहो, टी अर्थात क्या होता है, अशोक बनिका न्याय लग जाएगा कि टी ही क्यों करी। जैसे एक कुछ लोग प्रश्न करते हैं, देखो आप लोग रामचरितमानस इत्यादि पढ़ते होंगे, कभी पारायण करते होंगे, तो गांव में अक्सर इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं, तो मानस के बहुत गुणी होते हैं और उसके बड़े गूढ़ ज्ञाता होते हैं, और रामचरितमानस से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि अच्छे अच्छे पंडितों को पछाड़ देते हैं उन प्रश्नों से जी। तो वो कैसे प्रश्न करते हैं कुछ सुन लीजिए आप जो है। एक ने प्रश्न किया कि बताइए पंडित जी कि सीता को, ठीक है, वहां वाटिका में बैठाया तो अशोक पेड़ के ही नीचे क्यों बैठाया, ये बता। अब उन्होंने कुछ चिंतन कर रखा होगा अपने आप, जिसने प्रश्नकर्ता ने। तो अब यह प्रश्न देखो, यह प्रश्न कैसा है, यह प्रश्न ऐसा, ये ऐसे प्रश्न हर कंडीशन में बन सकते हैं कि जैसे वो कैसे बन सकते हैं
कि किसी ने जैसे कहा, जैसे अब वो जैसे बाई चांस वहां पर नीम के पेड़ के नीचे बैठा देते या वट वृक्ष के नीचे बैठा देते, तब भी प्रश्नकर्ता का प्रश्न चेंज नहीं होता, वो एक ही रहता कि बताओ नीम के पेड़ के नीचे काहे बैठाया या वट वृक्ष के नीचे काहे बैठाया, तो वो चेंज नहीं होता। पाणिनि जी ने जो टी संज्ञा की है मित्र, उसका बस एक ही कारण है कि वो टी नाम उन्हें शॉर्ट लगा और बड़े बड़े नामों की अपेक्षा, क्योंकि वो बहुत छोटी संज्ञा है, टी कह करके काम चल जाएगा। पाणिनि जी प्रायः यह प्रयास करते हैं छोटी संज्ञा लें। यदि पाणिनि जी कहीं बड़ी संज्ञा कर रहे हैं, उसका बस एक ही तात्पर्य होता है कि वो संज्ञा लोक में पहले से प्रसिद्ध है, पूर्व वैयाकरणों ने वो संज्ञा कर रखी है, उसी कंडीशन में वो बड़ी संज्ञा करते हैं। इसीलिए पाणिनि जी संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, इस प्रकार की जो बड़ी संज्ञा की है उसमें यही कारण रहा है। नहीं तो पाणिनि जी क्या करते हैं, टी संज्ञा, घू संज्ञा, ह संज्ञा, पद संज्ञा, इस प्रकार से छोटी छोटी संज्ञा करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद। तो चलिए, खैर आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्रश्न से बहुत लोगों को समाधान मिलता है और आपके प्रश्न इस विषय को उजागर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आपके यह जो पूर्व पक्ष है मित्रों, आप लोग जब पूर्व पक्ष हो रहे हो उसे प्लीज ध्यान से सुना करिए, ये भी ग्रंथ के हिस्सा होते हैं, इससे ग्रंथ समझ में आता है। इसको कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि, ये हम जो इस्तेमाल करते हैं अंत में, इसको अवश्य सुना करें, यह परम लाभकारी है। दो लोग और हैं, कोई देखें कौन है, एक बार नाम बोल दीजिए। शायद हो गए, यही दो लोग थे। अंकित उपाध्याय जी का तो नाम आ गया, ये तो ठीक है, हो गया इनका। ठीक है हो गया, बस वो आपकी अब आवाज नहीं आ रही है हमें साफ साफ। चलिए फिर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज का हो गया पूर्ण है जी। चलिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं, शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणाम आचार्य श्री।